मॉडर्न हिस्ट्री के इस पहले भाग एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ का। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी विदेशी ताकत भारत में कब आई और उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ रहीं। तो इसी सीक्वेंस को शुरू करते हुए भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद डच, फिर इंग्लिश, देन डेन्स और उसके बाद अंत में फ्रेंच आए। हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये भारत क्यों आए, ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते इनको भारत में आना पड़ा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ब्रिटेन में हुए एक इनक्लोजर से। यूरोप में एक इनक्लोजर हुआ जिसके चलते बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने अपनी फील्ड के आसपास बाउंड्री बना दी और उसमें रह रहे कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया, ये कहकर कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पर एक ज़मीन के टुकड़े पे 4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ ज़रूरत 2 की है बस। तो जो बचे 2 हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो उन सभी को निकाल दिया जो एक्स्ट्रा थे लैंडलॉर्ड्स की नज़र में, और वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने उन ज़मीन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सारा पैसा रेवेन्यू भी वो खुद कलेक्ट करने लगे, जिसके चलते ब्रिटेन में लेबर सस्ती होने लगी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। तो वहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। यूरोप में पैसा आने लगा था, मीट की डिमांड बढ़ने लग गई थी। मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की डिमांड भी तेज़ हो चली थी। अब ये स्पाइसेस सबसे फाइन क्वालिटी का भारत से आया करता था। दरअसल स्पाइसेस और अन्य सामानों का जो ट्रेड होता था यूरोप में वो 3 रास्तों के थ्रू होता था। पहला पर्शियन गल्फ, दूसरा रेड सी, तीसरा बाल्टिक सी। पर्शियन गल्फ का रास्ता अरेबिया से होता हुआ जाता था, जो इटली के जेनुआ और वेनिस से बाकी यूरोप में सामान बढ़ता था। उसके बाद रेड सी का जो रास्ता था वो इंडिया से इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में जाता था, वहाँ से फिर जेनुआ और वेनिस से यूरोप में सामान बांट देता था। बाल्टिक सी का रास्ता ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से रशिया, सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप की तरफ जाता था। इन सामानों को जाते टाइम होता ये था कि ये सामान काफ़ी सारे रास्तों के थ्रू, चैनल्स के थ्रू जाने से इसमें टैक्सेस लगते थे, जिसके चलते यूरोप में जाते जाते ये सामान बहुत महंगा हो जाता था। और जब सामान यूरोप में बढ़ता था तो वेस्टर्न यूरोप में सामान पहुंचने में जो यूरोप के ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो टैक्सेस लगाना शुरू करते थे। तो ये वेस्टर्न यूरोप में बाकी यूरोप के मुताबिक महंगा बिकता था। इससे वेस्टर्न यूरोप के लोग बहुत परेशान थे। तो दे हैव डिसाइडेड कि भाई अब हम ऐसे नहीं रह सकते और हमें अभी ऑल्टरनेटिव खोजना ही होगा। एक ऐसा रूट खोजना होगा जो हमें डायरेक्ट यहाँ से भारत तक कनेक्ट कर सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपको पता होगा कि पोर्चुगीज़ के सबसे पहला आदमी जो भारत में आया वो था वास्को डी गामा। ये 1498 में कैलीकट पहुँचे अपनी गैब्रियल शिप के साथ। लेकिन वास्को डी गामा से पहले शिप बनाने के सिलसिले में भारत पहुँचने की होड़ में 2 नाम और भी थे। सबसे पहला नाम था प्रिंस हेनरी, जो कि भारत के लिए शिप बना रहे थे और उसको नेविगेट करते टाइम उनका देहांत हो गया। उनकी इसी लेगेसी को कैप्टन बार्थलो डियाज ने कंटिन्यू किया और इन्होंने अपनी शिप को इंडियन ओशन तक लेके आए। जब ये इंडियन ओशन की तरफ आए थे तो जिस पॉइंट पे नीचे अफ्रीका में रुके थे उसको इन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म नाम दे दिया और उस पूरे पॉइंट को उन्होंने केप ऑफ गुड होप्स के नाम से बाद में संबोधित कर दिया। केप ऑफ गुड होप इसलिए दिया क्या, क्योंकि वहाँ से इंडियन ओशन दिखने लगा था और भारत भी फिर दूर नहीं था। तो यूरोप के इन पोर्चुगीज़ के मन में एक किरण तो थी कि भारत तक हम भी पहुँच सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। इनकी इसी लेगेसी को कंटिन्यू किया हमारे वास्को दी गामा भाई साहब ने। ये भारत आए एक अब्दुल माजिद नाम के गुजराती आदमी के साथ। दरअसल वास्को डी गामा सूरत जाना चाहते थे लेकिन पहुँचे कहाँ, कैलीकट। पुराने टाइम पर जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो वहाँ के राजा जो थे वो अपने ट्रेडर्स को सपोर्ट करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको भी ब्रिटेन की सरकार ने सपोर्ट किया था। सेम सपोर्ट यहाँ पर वास्को डी गामा को भी मिला था। जब वो भारत आए थे तो यहाँ पर जो राजा राज करते थे
उनको मैनुअल वन या मन्ना विक्रमा भी कहते थे। इन्होंने सामान को रखने, बनाने, करने के लिए फैक्ट्री की परमिशन भी दी थी। वास्को डी गामा जब भारत आए, इन्होंने खूब सारा सामान खरीदा और जब वो वापस यूरोप गए बेचने, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ तो ये वापस भारत में आए। जब भारत में आए तो इनके साथ जो दूसरी फ्लीट आई, उसमें एक शख्स और आए पोर्चुगीज़ के, जो थे हमारे कैब्राल साहब। कैब्राल साहब बड़े चालाक किस्म के आदमी थे। इन्होंने सोचा कि ये भारत में जाके वहाँ के राजा मन्ना विक्रमा से एक ट्रीटी साइन करके फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मांग लेंगे। लेकिन जब भारत में आए तो इनकी एक अरब मर्चेंट से तू मैं हो गई, कहा सुनी हो गई, जिसके चलते ये उस बहस को ईगो पर ले गए। अब ईगो पर ले जाने के बाद इन्होंने अरब की फ्लीट्स को, जो 10 फ्लीट आ रही, उनको कैप्चर कर लिया और कुल 600 अरब मर्चेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देख के तो विक्रमा नाखुश हुए और इनका जो सपना जो लेकर आए थे वो पूरा ना हो सका। पोर्चुगीज जब भारत में आए तो इन्होंने एस्टेडो द इंडिया सी नाम की एक कंपनी खोली। एस्टेडो द इंडिया सी ये एक तरह की गवर्निंग बॉडी थी जिसका हेड वाइसरॉय हुआ करता था। इसका ऑब्जेक्टिव भारत में ये था कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और यहाँ पर पोर्चुगल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। दरअसल पोर्चुगीज जब भारत में आए थे तो इनके 2 इंटरेस्ट थे। पहला इनका रिलीजियस इंटरेस्ट था और दूसरा कमर्शियल इंटरेस्ट। कमर्शियल इंटरेस्ट में ये स्पाइस की ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे और जो बीच में अरब मर्चेंट्स आते थे उनको एलिमिनेट भी करना था। इनकी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ मुख्य गवर्नर्स जो कि हमें याद रखने हैं, उनमें से पहला नाम अल्मीदा का है। अल्मीदा 1505 से 1509 तक भारत में रहे। आइए इनकी कुछ कॉन्क्वेस्ट एस्टैब्लिशमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तटीय क्षेत्रों का फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी में इनके कुछ मुख्य कारण जो थे इस पॉलिसी को लागू करने के, वो ये थे कि ये सी रूट पर कब्जा करना चाहते थे। जो भारत में हो रही ट्रेड की मोनोपोली थी उसको भी अपने अंडर लेना चाह रहे थे। नेवल सुप्रीमेसी को बढ़ाना चाहते थे और जो कोस्टल एरियाज थे उनको इन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि अगर कोई और यूरोपियन ताकत भारत की ओर देखती है तो ये अपना यहाँ पर डिफेंस कर पाएँ। इसके बाद जो दूसरे वाइसरॉय आए वो थे अल्फेंसो दी अल्बुक्यूर। ये 1509 से 1515 तक भारत में रहे। आइए जानते हैं इनके कुछ कॉन्क्वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोची में बनाया। इन्होंने ड्यू को 1509 और गोवा को 1510 में कैप्चर किया। बंगाल के हुगली और बालासोर में इनके ट्रेडिंग सेंटर थे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में इन्होंने लोकल्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। आप जितना भी इतिहास पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, इन यूरोपियंस का, आप ये बात जानेंगे कि यूरोपियंस बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमें भारत में राज करना है, हमें भारत में पकड़ बनानी है, तो हमें यहाँ के लोकल्स को अपने अंडर काम करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाते तो वो यहाँ के हो रहे रिचुअल्स, रीति रिवाज से कनेक्ट भी नहीं कर पाते, यहाँ अंदर की चीज़ों को वो नहीं जान पाते। एक तरह से लोकल्स को यूज़ किया गया था, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि दे आर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा इनका मुख्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो ये कि इन्होंने भारत में एक तरह से सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। हालांकि सती प्रथा पर बैन आप मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, लेकिन पोर्चुगीज़ में कह सकते हैं कि पोर्चुगीज़ सती प्रथा पर बैन लगाने में काफ़ी हद तक सक्षम रहे थे। हालांकि इसके पीछे इनकी मंशा ये थी कि जो कोई भी भारत की स्त्री जिसका पति या शौहर का देहांत हो गया है, वो पोर्चुगीज़ के किसी मर्द से शादी करेगी, जिससे जो बच्चा होगा वो क्रिश्चियन होगा और पोर्चुगल होगा, तो इससे क्रिश्चियनिटी को भारत में बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद जो तीसरे थे वाइसरॉय, इनके बारे में हमें बस इतना याद रखना है, इनका नाम नीनो दा कुन्हा था। ये 1529 से 1538 तक भारत में रहे। इन्होंने गोवा को नई कैपिटल बनाई थी कोची से हटा के।
चूँकि हर उगते सूरज के बाद उसको ढलना भी होता है, पोर्चुगीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होना था। इनके पतन का कारण जो मुख्य माना जाता है वो है 1580 में हुआ आइबेरियन यूनिफिकेशन। दरअसल 1578 में पोर्चुगीज़ के राजा सेबेस्टियन का दुखद पूर्वक देहांत हो जाता है, जिसके बाद स्पेन के किंग फिलिप और कैथरीन में पोर्चुगीज़ की राजगद्दी के लिए होड़ मच जाती है। पोर्चुगीज़ स्पेन के राजा किंग फिलिप जोआना नाम की एक पोर्चुगल लड़की से विवाह कर लेते हैं। इस एज के चलते वो पोर्चुगीज़ के राजा बन जाते हैं। किंग फिलिप टू, जो कि स्पेन में किंग फिलिप टू थे, लेकिन पोर्चुगीज़ में राजा बनने के बाद वो किंग फिलिप वन नाम से जाने गए। किंग फिलिप वन के पास स्पेन और अब पोर्चुगल दोनों था। स्पेन की कुछ कॉलोनीज अमेरिका में पहले से थीं, जिसके चलते पोर्चुगीज़ का सारा ध्यान धीमे धीमे स्पेन में, अमेरिका में बसी स्पेन के सेटलमेंट्स पर शिफ्ट होने लगा। 1500 के करीब ब्राज़ील की खोज भी हो गई थी, जिसके चलते इनके पास ब्राज़ील एक बेटर ऑप्शन था यूरोप में रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने के लिए, रादर देन कमिंग टू इंडिया। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी काफ़ी कमज़ोर हो चली थी। इनके जितने भी ट्रेडर्स थे उन पर धीमे धीमे इनके राजाओं ने पकड़ कसना शुरू कर दी थी। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें उनके जो ट्रेडर्स थे उनको वहाँ की सरकार ने सपोर्ट किया। हालांकि बाद में उन्होंने शिकंजा कसा था, लेकिन एक्सपेंशन के बाद, प्रॉफिट के बाद यहाँ पर ट्रेडर्स उतने ग्रो नहीं कर पाए। उससे पहले उन पर रेस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो गए थे। ये भी उनके एक एक्सपेंशन के रोकने का मुख्य कारण बना। ये सब के होने के बाद पोर्चुगीज़ की ताकत धीमे धीमे घटने लगी और इसका सबसे ज़्यादा असर बैटल ऑफ बेदरा और बैटल ऑफ सॉलिहोल में पड़ा। इसके बाद पोर्चुगीज़ का लगभग सफाया ही हो गया था। इन दोनों बैटल्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भारत में। तो इसका इम्पैक्ट ये था कि मॉडर्निटी भारत में शुरू हो चुकी थी। यूरोपियन कल्चर का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ने लग गया था। एक तरह से भारत का कोर पता चल चुका था यूरोपियन ताकतों को कि यहाँ पर उस टाइम पर राज रजवाड़ों का राज था और मुग़लों का टाइम था। तो जितने भी मुग़ल्स थे उनकी कुछ कमियां थीं जो कि धीमे धीमे पोर्चुगीज़ को और यूरोपियन ताकतों को आगे जाके समझ आना शुरू हो चली थी। इन्होंने मेटलर्जी पे बहुत काम किया। इन्होंने जो शिप बनाई वो मल्टी डेक शिप थी। मल्टी डेक शिप बेसिकली नॉर्मल शिप के ऊपर साइड में 2 डेक होते हैं, जिससे आप सामने वाली शिप पर इजीली अटैक कर सकते हैं एक वाइड एंगल के साथ। इन्होंने शिप पे तोपें लगाना भी शुरू कर दी थी। यूरोपियन एरा शुरू हो चुका था। एक होड़ मच चुकी थी नेवल पावर, नेवल सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में अगर पकड़ बनाए रखनी है तो सी रूट्स पर कंट्रोल ज़रूरी हो चला था। इसके बाद हम डेन्स, डच, इंग्लिश, फ्रेंच को आने वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम पूरे इस चैप्टर को पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हमने पोर्चुगीज़ के बारे में जाना। अब मैं आपसे यह आश्वासन दे सकता हूँ कि आप किताब उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं किसी भी एग्ज़ाम के जाके सॉल्व कीजिए, और अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सेशन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले और टॉपिक्स भी उतने ही यूज़फुल रहेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में।